अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है और आप यूट्यूब पर इस वक्त मुझे देख रहे हैं। आज ख़बरें बहुत सारी हैं पाकिस्तान से, लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर बात करेंगे आज के वीलॉग में वो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, जिसकी सदारत या जिसको हेड किया चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने। अब पाकिस्तान का मीडिया क्योंकि आजकल एक ख़ास तरीके से एक्ट कर रहा है, ख़ास सर्कल में घूम रहा है, तो उस हवाले से ख़बरें जो हेडलाइंस में जो सबसे हाईलाइटेड है ना, जो सबसे हाईलाइटेड ख़बर है इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, वो तो 9 मई के हवाले से। उसकी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे पाकिस्तान का अभी तक सबसे बड़ा मसला 9 मई ही है, मतलब कि पाकिस्तान का मीडिया भी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पर बज़िद है। मीडिया तो बेचारा चलो मजबूर है, उसने रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्टिंग करता है और रिपोर्टिंग एक मखसूस तरीके से करता है क्योंकि मीडिया के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो चीज़ कंक्लूड की जा सकती है इस सारी सिचुएशन में से वो ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर बज़िद है, डटी हुई है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बताना है और ये बावर कराना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 9 मई है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे 9 मई के हवाले से जैसे इस्टेब्लिशमेंट चाहती, मतलब कि आप कानून को, अदालत को, इंसाफ को, जजेस को, या इंसाफ या कानून के जो तकाज़े या प्रोसीजर्स हैं उसको फिल वक्त साइड पे रख दें। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इंसाफ का मेयार समझती है, उस इंसाफ के मेयार को लागू कर दें 9 मई के मुल्ज़िमान के ऊपर या उनके केसेस के ऊपर, तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। एक इम्प्रेशन ये जा रहा है पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को ये कन्विंस करने की, बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिल जाए तो ऐसे जैसे पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, और अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान की रियासत खोखली हो जाएगी या जड़ें खोखली हो जाएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं आज के वीलॉग में बिलखसूस कि ये जो नैरेटिव है ये इस्टेब्लिशमेंट का, ये किस हद तक दुरुस्त है। बाकी जो ख़बरें जिनको हाईलाइट कर दिया गया क्विकली, उसमें यह था कि भारत में अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में तशवीश का इजहार किया कि गज़ा में मुसलमानों का जो जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कुशी हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है, उस पर एक मज़म्मती बयान आ गया। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये काबिल कबूल नहीं है। शोहदा को खराज तहसीन है और फातिहा पढ़ी गई है। तो ये ख़बरें जो थी, मतलब कि बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं ये जितने भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट अगर कुछ हुआ है या हो रहा है तो वो 9 मई है। अच्छा जी, अब 9 मई जैसा मैं बात कर लेते हैं कि कहा क्या गया और उसके बाद फिर इसका तज्ज़िया करते हैं। कहा गया जी कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। प्रोपेगेंडा का मकसद बिलखसूस अफवाज और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है। अभी एक सेकंड के लिए यहीं पर थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं जो कहे गए, उसके बाद आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे आज के ही बुलेटिन में अगर आप देखें तो 2-3 ख़बरें और भी रिपोर्ट हुई हैं। एक ख़बर ये रिपोर्ट हुई है कि कोई 20 के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर कश्ती में सवार होकर मस्कत जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कश्ती भटक गई रास्ता, और 3 हफ्ते वो समंदर में सरवाइव किए हैं बग़ैर खाने के और पानी के, और जो जितना कुछ था वो सर्फ हो गया होगा, 3 हफ्ते का तो नहीं होगा सर। और बड़ी बुरी हालत में कुछ लकीली माहीगीर वहाँ पर पहुँच गए और बड़ी बुरी हालत में माहीगीरों ने उनको देखा और उसके बाद अपनी कश्ती में ले आया और उनको खाने पीने के लिए दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, उनको थोड़ी कुछ होश आई है। पता ये लगा जी कि ये 20 में से 17 सरवाइव किए हैं, 3 जाँ बहक हो गए हैं, जो 17 हैं उनकी हालत बड़ी नाजुक थी। मकसद ये था कि ईरान के रास्ते किसी तरह मस्कत चले जाएं, लेकिन अब क्योंकि माहीगीरों ने उनको खाना दिया है, पानी दिया और उसके बाद इरानियन अथॉरिटीज़ के सपुर्द कर दिया है, तो पाकिस्तान की प्राउड एजेंसी FIA के ज़रिए से अब उन 17 पाकिस्तानियों को वापस रियासत पाकिस्तान में ले आया जाएगा। सवाल ये है मेरा कि ये जो 20 पाकिस्तानी गुर्बत, बेबसी, अफलास, भूख, नंग, बेरोज़गारी, मजबूरी, हेल्पलेसनेस, लॉलेसनेस, एनार्की, सियासी अदम इस्तेहकाम, मौशी अदम इस्तेहकाम, समाजी अदम इस्तेहकाम, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो 20 पाकिस्तानी जा रहे थे ये इन वजह से जा रहे थे
ये इस वजह से जा रहे थे जो वजूहात मैं आपको गिनवा रहा हूँ। तो आप उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखें, और ये कोई पहली खबर नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी खबरें आ चुकी हुई हैं और बहुत सारे आप सुन चुके हैं वाक़यात इस तरह के, और लोग अपनी जानें गंवा देते हैं पाकिस्तान से इल्लीगल तरीके से निकलने के चक्कर में। कोई यूरोप, इटली, टर्की जाने की कोशिश कर रहा है, कोई मस्कत जाने की कोशिश कर रहा है, जान का रिस्क लेते हैं, अपने बच्चों के यतीम होने का रिस्क लेते हैं और कश्ती में सवार हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो आप सोचें कि क्या माइंडसेट है एक गरीब आदमी का, एक ऐसे आदमी का जिसके लिए ज़िंदगी गुजारना पाकिस्तान में मौशी तौर पर इस वक्त इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है कि वो इस तरह से निकल रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माइग्रेशन रेट जो है उसमें 3 गुना इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। अब ये मैं बातें इस वजह से कह रहा हूँ दैट दीज आर द रियल इशूज़ that need to be touched upon. These are the issues that the government of Pakistan, the state of Pakistan, the establishment of Pakistan, the parliament of Pakistan, the politicians of Pakistan, the judiciary of Pakistan, the bureaucracy of Pakistan, and every important institution of Pakistan need to think about. ये वो issues हैं जिसके ऊपर ना कि ये कि जी 9 में अच्छा अब आप मुझे बताएं, एक तरफ ये खबर है, ठीक है, ये हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त, लोड शेडिंग में लोग बाहर निकले हुए हैं, वो कहते हैं जी खुदा का वास्ता लोड शेडिंग कम कर दे, हीट वेव है अब तो, मतलब कि गर्मी से उनकी जान निकल रही है, ठीक है, जो अदरवाइज़ महंगाई के मसाइल हैं, गरीब आदमी के प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको पता है। अच्छा, दूसरी खबर, कराची में 5 भाई, आज ही के बुलेटिन में जिसमें ये फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से बात की गई है, उसी बुलेटिन में ये खबरें रिपोर्ट की गई हैं कि 5 भाई कराची में गाड़ी में एक हेयरिंग तारीख अदालत में अटेंड करने के लिए जा रहे थे और मुखालिफ पार्टी ने उनके ऊपर हमला किया, गोलियां बरसाई हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मीडिया के ऊपर चल रही है। 5 में से 2 मौके पर जाँ बहक हो गए, एक की हालत नाजुक है, 2 ज़ख्मी हालत में हैं, सरवाइव किए, ठीक है, दो अपना मौके पर जाँ बहक हुए हैं, 2 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है और एक बच गया। ये लॉलेसनेस की हालत है। अब आप मुझे बताएं कि इस सारी सिचुएशन में जिस हुकूमत को आपने बिठाया हुआ है, जिन लोगों को आपने हुकूमत सौंपी हुई है, वो भी 9 में मतलब कि तलाल चौधरी फौरी तौर पर अभी एक वीडियो बयान आया जिसमें 9 मई की उन्होंने बात की, शहबाज शरीफ 9 में, नवाज शरीफ 9 में, मरियम नवाज़ 9 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 में, ठीक है, तो ये जितने लोग में, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी, पुलिस जो है वो 9 में, ठीक है, हर कोई 9 में। अब आप मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान का एक आम आदमी है, सिर्फ मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, जब वो देखता है कि यार मेरे जो भी इश्यूज़ हैं उससे हुकूमत का कोई वास्ता ही नहीं है, रियासत का कोई वास्ता ही नहीं है, मेरा बच्चा भूख से मर जाए, उसको तालीम मुयस्सर ना हो, मेरे बूढ़े बाप को अस्पताल में बेड ना मिले, मेरे गली में लॉलेसनेस हो, गुंडा राज हो, बदमाशी हो, मेरी इज़्ज़त महफूज ना हो, मेरी ज़िंदगी और मेरी बच्चों की जो है वो वेलफेयर महफूज ना हो, और हुकूमत सिर्फ 9 में, रियासत सिर्फ 9 में, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ज़हन में खलीज पैदा होगी। ये खलीज डालने के लिए जो हुकूमत का इस वक्त वतीरा है, और फिर कहा जाता है कौम साथ है, कौम ऐसे है, कौम वो है, देखें, वी नीड टू ओपन आवर आइज़। कौम जो है वो सर्टनली अपनी फ़ौज के साथ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन फ़ौज को, इदारे को, और फ़ौज को भी मैं नहीं कहता, इदारे को भी नहीं कहता, इस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि इस्टेब्लिशमेंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट पावर पॉलिटिक्स का इस बेरहमी से हिस्सा बनेगी और अपने जो भी एजेंडा है उसको पपेट गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करेगी, तो सर्टनली लोग जो है वो एक डिस्टेंस महसूस करेंगे। वो कहेंगे कि हमारे और इनके जो मफादात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और जो लोग ताकत में हैं वो सिर्फ अपने मफादात की परवाह कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के गरीब आदमी का तो सोच ही नहीं रहे। ये जेन्युइन पल्स मैं आपको बता रहा हूँ एक आम आदमी की इस वक्त जो पाकिस्तान में डेवलप हुई है या हो रही है, और इसको रुकना चाहिए, गलत है, लेकिन ये है, इस वक्त है, और जो कर रहे हैं उनको परवाह नहीं। अब कहा गया कि प्रोपेगेंडा का मकसद बिलखुसूस अफवाज और अवाम के दरमियान खलीज डालना है, तो ये हुकूमत जो कायम कर दी गई है, इस तरह की हुकूमत कायम करने से बड़ी खलीज डालना और कुछ नहीं है। जो हुकूमत उन लोगों के हाथ में है जिनके
जिनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान की। इसहाक डार का क्या लेना देना है पाकिस्तान की अवाम से, आप मुझे बताइए। आज इसहाक डार साहब हुकूमत से बाहर जाएंगे, वो फिर लंदन में जाकर बैठेंगे, जब हुकूमत आती है वो वापस आकर बैठते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसहाक डार का क्या लेना देना है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो अमल है पिछले 4-6 साल का, उससे क्या लेना देना है उनका पाकिस्तान के अवाम से और उनके रियल इशूज़ से। तो जिस हुकूमत को आपने बिठा दिया है पाकिस्तान के अवाम के सर पर, वो खलीज डालने के लिए काफ़ी है, और किसी को खलीज डालने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, वो कहते हैं जी कि मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा का मकसद ये है कि झूठ और प्रोपेगेंडा से पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा हो, लेकिन इन नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। अच्छा, उसके अलावा SPR के एलामिये में कहा गया कि प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्त पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की जाती है। और फोरम में फिर ये आह्दा किया गया कि 9 मई के मंसूबा साज़ों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़ौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। मैं अब पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट की सोच है, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है, उनका बयानिया है, उनका ज़ेन है। और वो ये समझते हैं कि जो हमारी सोच है एग्जैक्टली वैसे इम्प्लीमेंट होगा तो इंसाफ होगा, वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो इंसाफ नहीं होगा। ये अदालतों का काम है इंसाफ करना, और कानून और इंसाफ के मुताबिक उन्होंने इंसाफ करना है। लेट देम टेक अ ब्रीदर, लेट देम टेक जुरिस्डिक्शन ऑफ द केस। आज भी 9 मई के 2 केसेस में अदालतों ने इमरान खान को बरी किया। अब अदालतें अगर बरी कर रही हैं, लोअर कोर्ट्स, मुझे बताएं PTI ने क्या देना है लोअर कोर्ट के उस जज को। सर्टनली वो केस में एविडेंस नहीं होगा तो उन्होंने बरी कर दिया। जिस तरह केसेस बनाए गए हैं ये भी तो सबको पता है। मतलब कि एक तो जनवन 9 मई का इंसिडेंट है जिसमें तोड़ फोड़ हुई है, कुछ जगहों को टारगेट किया गया और वहाँ पर लोग गए और उनके केसेस रजिस्टर हुए। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में वैसे भी तो केसेस रजिस्टर हुए हैं। एक बंदे पे 5-5 शहरों में 9 मई का केस रजिस्टर हुआ है कि जैसे वो एक वक्त में 5 जगहों पर मौजूद था, तो बहुत सारे झूठे केसेस भी रजिस्टर हुए। तो प्रॉब्लम ये होता है, और क्रिमिनल लॉ में एक वकील की हैसियत से अक्सर अपने क्लाइंट को भी हम ये समझाते हैं कि जब आप दूसरी पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, ज़्यादा लोगों को उसके अंदर मुलव्वस करने के लिए, ज़्यादा लोगों को नामजद करते हैं जिनका ताल्लुक उस इंसिडेंट से नहीं होता, तो आप उस एक मुजरिम को फ़ायदा पहुंचाते हैं जिसने एक्चुअली वो इंसिडेंट किया होता है, क्योंकि बाकी तो वहाँ पर नहीं होता है। स्टोरी अननेचुरल बनाते हैं आप बाकी सबको रगड़ा लगाने के लिए कि एक दफ़ा पूरे ख़ानदान को समझ आ जाए, जैसा अभी पूरी PTI को समझ आ जाए, रगड़ा लगाना, ठीक है, सबको बीच में मुलव्वस कर दो, 5-5 FIR कर दो। लेकिन इवेंचुअली अदालतों ने तो फिर कानून के मुताबिक चलने, और जब उन्होंने देखना है कानूनी तौर पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ने केस साबित नहीं किया और डेंट है और डाउट है और उन्होंने बरी करना है, तो उसका फ़ायदा फिर उस मुलज़िम को भी होना है जो एक्चुअली उसके अंदर इन्वॉल्व था। बिकॉज या तो प्रोसिक्यूशन अपना केस पूरा प्रूव करती है या वो डिसप्रूव इन द सेंस के बेनिफिट ऑफ द डाउट आ जाता है। डिसप्रूव करने की भी जरूरत, सिर्फ डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत है, और डाउट क्रिएट होता है तो बेनिफिट ऑफ द डाउट हर एक्यूज्ड को जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि 9 मई का जो जेन्युइन मामला है उसको जेन्युइन तरीके से अदालतों के सुपुर्द करने, उसमें फ़ौजी अदालतें भी लग गई, मिलिट्री कोर्ट्स भी लग गए, फ़ौज की हिरासत में भी लोगों को ले लिया, उसमें केसेस भी आगे चल रहे हैं। और उसके बावजूद हर कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, उसमें दोबारा आदा किया जाता है कि 9 मई के मंसूबा साज़ों को, मतलब कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस 9 मई में पाकिस्तान, इस 9 मई का जो इंसिडेंट जो कि बड़ा नेगेटिव इंसिडेंट था, नहीं होना चाहिए था, उसने ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान किया है, या इस इंसिडेंट के बाद जिस तरह इस इंसिडेंट के हवाले से मामलात को चलाया गया है और केसेस बनाए गए हैं, उसने पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान किया। दोनों में से किस चीज़ ने ज़्यादा नुकसान किया? इंसिडेंट ने तो जो नुकसान अपनी जगह पर किया सो किया, लेकिन जिस तरह उस इंसिडेंट को बुनियाद बना के पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया,
जिस तरह 9 मई को बुनियाद बना के सियासी मफादात और ताकत के हसूल के लिए इस्तेमाल किया गया, उसने पाकिस्तान का और ज़्यादा नुकसान किया। और सबसे उसके अंदर अफसोसनाक बात यह है कि जब उसके अंदर हमारा इदारा, हमारी फ़ौज, हमारे शोहदा, उनको भी उसका हिस्सा बनाया जाता है, जबकि 65 का शहीद, 71 का शहीद, कारगिल का शहीद, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का शहीद पूरी कौम का एहसास है। वो सिर्फ उस शहीद ने सिर्फ क्या एक चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए तो जान नहीं दी है ना, उस एक शहीद ने सिर्फ इदारे के लिए जान तो नहीं दी है ना, उसने तो पूरी कौम, मुल्क, धरती माँ के लिए जान दी है। 24 करोड़ लोगों के, पूरी 24 करोड़ अवाम उसकी मकरूज़ है, उसके घर वालों की मकरूज़ है, जो कुर्बानी उन्होंने दी है। तो वो तो सबके हैं, सांझे हैं, उनको आप प्लीज़ साइड पर कर दीजिए। और 9 मई का जो बयानिया है, इंसिडेंट है, उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना बंद करना होगा अगर पाकिस्तान को मज़ीद पोलराइजेशन से बचाना है और सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना है। और ये हुकूमत जो है, ये तो बेचारे पपेट्स हैं, इनको तो जो स्क्रिप्ट दिया जाएगा वो ये बोलेंगे, और वो ये बोल रहे हैं और ढटाई से भी बोलते हैं और क्या कहूँ मैं, बेशर्मी से भी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। तो वो तो जिस मर्ज़ी को आप लाके इनमें से कहेंगे, बिठाएंगे, मतलब कि हमने, अच्छा अब चले इधर आ जाए, पीटीआई के दौर में भी ऐसा बंदा था पीटीआई का कि जब उसको ब्रीफिंग नहीं दी जाती थी ना, स्क्रिप्ट नहीं दिया जाता, तो वो ख़ुद को डिप्राइव्ड महसूस करता था। यार फ़लाने वज़ीर ने बुलाया, मैनू नहीं बुलाया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई इससे बिल्कुल पाक थी, पीटीआई में ये प्रॉब्लम्स थे। और सर्टनली मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अब जेल में बैठकर ये सोचते होंगे, उनको ये ख्याल आता होगा कि मुझे ज़ाती तौर पे अगर एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं इस चीज़ का तज्ज़िया करूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का जो स्पेस पैदा हुआ था मुशर्रफ के जाने के बाद, और उसके बाद कियानी आया, जनरल कियानी, और उसके बाद फिर एक दौर आया जिसमें जमहूरियत चली है कुछ अरसे के लिए, वो स्पेस जो है सिविल गवर्नमेंट का इमरान खान साहब के 2018 की हुकूमत के बाद श्रिंक हुआ, और बड़ी तेज़ी से श्रिंक हुआ। और उसके बाद वो 2018 से 2022 अप्रैल तक श्रिंक होता चला गया, एंड इवेंचुअली व्हेन इमरान खान फाइनली टुक अ स्टैंड कि जी यार ये तो अब बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो फिर इमरान खान को उसका खमियाजा भुगतना शुरू। तो इमरान खान 2018 से जब वो स्पेस श्रिंक हो रहा था और तब वो उसमें एक पेज पर थे, तो वो अब शायद उनको सोच आती हो कि वो उनसे भी ठीक नहीं हुआ। उन्हें तभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठकर ये मामलात क्लियर करने चाहिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आप ज़रूर हमारे साथ बैठें, और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में पाकिस्तान के वसीतर मफाद में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान का डिफेंस है, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स हैं, उसके ऊपर बातचीत वगैरह। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, आप बात करें, लेकिन सिविल गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर इंक्रोच ना करें। और जब खान साहब को ख्याल आया तब देर बड़ी हो चुकी हुई थी। तो ये वाले तो जो बेचारे हैं, इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये शहबाज शरीफ के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। जिस तरह के गवर्नमेंट बनी है, जिस तरह के वज़ीर है, जिस तरह के चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, इन बेचारों के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। आपके सदर आसिफ अली जरदारी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ मरहून मिन्नत हैं इस्टेब्लिशमेंट की नज़र करम के कि यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। तो इनको तो जो कहा जाएगा इन्होंने वैसे ही बोलना है, और वो बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है, रियासत का, अवाम का, लोगों का। तो ये है। दूसरा, इमरान खान साहब पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें वो एक तो 4-1 से फैसला आ गया कि जी लाइव नहीं जाएगा। जस्टिस अतरमन अल्लाह ने उससे इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि पहले लाइव जाता रहा तो अब भी जाना चाहिए, लेकिन 3 जजों ने कहा जी लाइव नहीं जाएगा। 45 मिनट चेंबर्स में चले गए, वापस आइए, फ़ैसला सुनाया, उसके बाद केस आगे बढ़ा। खान साहब का मुकालमा हुआ चीफ़ जस्टिस से आज, तो खान साहब ने गिला किया कि मुझे तो डेथ सेल में रखा गया और मेरे पास तो केस की तैयारी करने का मवाद भी नहीं है, वकीलों तक दस्तरस नहीं है। तो फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि ख्वाजा हारिस जाके 2 वकीलों के साथ खान साहब को मिलें और अगली तारीख़
जो है वो पहले 3 जून कह रहे थे, लेकिन फिर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि 3 जून को तो एक और केस बड़ा अहम लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम कोई और तारीख़ डाल देंगे और केस फिर अब मुलतवी कर दिया, तारीख़ अभी अनाउंस नहीं की है। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट में इमरान खान को देखा है उनका ये कहना है कि ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, कॉन्फिडेंट थे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी जिस तरह से इमरान खान की होती है इन द नॉर्मल कोर्स। इसके अलावा एक और ख़बर है कि इमरान खान के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से मुजीबुर रहमान कह रहा हूँ, शेख मुजीब की जो वो वीडियो लगाई गई थी 1971 के हवाले से, उसके ऊपर FIA फाल हुई है और उन्होंने कहा जी कि अगर तो ये उनके कहने पर लगाई गई है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, नहीं तो उन्हें दरख्वास्त देनी होगी कि उनका अकाउंट गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हुआ है और इसको बंद किया जाए। लेकिन सबसे पहले देखना यह है कि FIA कैन नॉट पास अ कंक्लूजन, दे कैन नॉट पास अ जजमेंट। वो वीडियो तो सर्टनली उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को टच किया गया है, लेकिन इस चीज़ का अहाता करना ज़रूरी है कि वो अगर वीडियो जो है उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, इस चीज़ को रैशनली पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कानून के ख़िलाफ़ है, उसके मुताबिक पूछा जाए कि जी ये कानून के ख़िलाफ़ बात आपने क्यों की है। तो पहले ये तो बताएं कि उसके अंदर कानून के ख़िलाफ़ बात क्या है। एक पॉलिटिकल ओपिनियन या राय रखना एक बात है तारीख़ी किसी भी इंसिडेंट के हवाले से, और ये कह देना कि आपकी क्योंकि ये राय है इस वजह से आपके ख़िलाफ़ ये केस रजिस्टर होगा, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19A जो है उसके स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो सबसे पहले इस चीज़ का अहाता किया जाए कि उसमें गैर कानूनी बात हुई क्या है। अगर आप एक मखसूस राय रखते हैं मिसाल के तौर पर उस वक्त जनरल याह्या खान के हवाले से या शेख मुजीब के हवाले से या पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स उस टाइम पे हो रही थी, तो क्या वो राय रखना गैर कानूनी है? और अगर है तो वो ऐसी कौन सी राय है जो कौन से कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है या उसको पामाल कर रही है, इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इस वीलॉग में इतना ही, अगले में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।